बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, भारत इस वक्त जिस डगर पर चल रहा है वो भारतीयों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कुछ रोज़ पहले वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, जिस तरह से वहाँ पर उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है, जिस तरह उनके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, वो तो पूरी दुनिया ने देखे। जिस तरह से उनको निकल जाने के लिए लोग सरापा एहतजाज थे और दीगर ममालिक के अंदर भी जहाँ जहाँ वो गए हैं भरपूर भारतीयों का नाक उन्होंने कटवाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक जो स्पीच थी उनकी, उस पर बड़ी लेदे हो रही है, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि मोदी जी कहते कुछ और हैं लेकिन उनके अंधभक्त जो हैं, उनके जो आरएसएस के गुंडे हैं, वो करते कुछ और हैं। पहले वो बयान सुनिए जिस पर मोदी जी इस वक्त तनकीद की जद में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। तो विश्व गुरु ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद थे और बड़े ही फख्र के साथ, बड़े ही प्राउडली वो ये अनाउंस कर रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरे नंबर का जो बीफ प्रोड्यूसर है वो भारत है। यानी कि गौ रक्षक होने का दावा करते हैं। गौ रक्षक के नाम पे जो इनके गुंडे हैं, जो इनके गैंग्स हैं, वो मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये मोदी जी खुद इसको ओन कर रहे हैं और ये बड़े फ़ख्र के साथ क्लेम कर रहे हैं कि बीफ किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये गौ माता को कत्ल करने के बाद ही भाई आप करते हैं ना ऐसा। तो हमारे मज़हब में तो इसमें मुमानियत नहीं है, लेकिन आपके मज़हब में तो गौ को माता तस्लीम किया जाता है। तो उसका कत्ले आम आप करके पूरी दुनिया में गाय का जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उससे माल बनाते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये काम करता है या ईद के मौके पे गाय को ज़िबा किया जाता है या उसका गोश्त बेचा जाता है, तो उसे या तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उसे मार दिया जाता है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर जो है वो आरएसएस के गुंडे या अंधभक्त जो हैं वो मोदी जी की पॉलिसी के तहत पूरे भारत के अंदर एक तफरका, तफरीक या डिवीजन पैदा करते हैं ताकि मुसलमानों को वहाँ पे जीने का हक ना दिया जाए। लेकिन उससे पैसा बनाना हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई मुबाहिसा नहीं है, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं है, उसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये वो दोगला और मुनाफिकाना किरदार है, मकरू चेहरा है मोदी जी का, जो इस वक्त पूरी दुनिया देख भी रही है। और उनसे सवाल पूछा जा रहा है, कांग्रेस समेत जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो समझ बूझ रखने वाले भारत के अंदर लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। एक और जो मामला है, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बताना होगा संजीदगी के साथ, एग्रेसिवली, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया के सामने रखा जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को, जो कि दहशतगर्दी भारत से आ रही है, चाहे वो कुलभूषण यादव हो या फिर दीगर जासूस जो यहाँ पे भेजे जाते हैं यहाँ का अमन तबाह करने के लिए, जिस तरह से अफगानियों को पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अफगान तालिबान को इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के सिविलियंस को, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक और अहम मुद्दा जो है उस पर पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है और वो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्टिवेट करने का या उसकी डिप्लॉयमेंट का मामला। क्योंकि भारत एक इंतहाई गैर जिम्मेदार एटमी मुल्क है, एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क तो है, लेकिन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आप देखिए। बुनियादी तौर पे मलिहा लोधी साहबा जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं, अहम ओहदों पर तैनात रही हैं और इस वक्त भी हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ अपनी सबमरीन में 12 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं भारत की तरफ से और उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, जो अपने बनाए हुए रूल्स हैं भारत के उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ साथ जो पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अपनी जगह मौजूद है, जिस पे प्रामीन स्वानी की तरफ से कहा गया कि भाई ये जो मुद्दा है पानी वाला, ये भी दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ तनाज़ा नहीं बल्कि आने वाले दिनों में किसी बड़ी शदीद जंग का पेशखैमा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान ने बता दिया है कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, पाकिस्तान का पानी आप रोकेंगे तो हम आपकी सांस रोकेंगे। और अपने जो इनकी गवर्नेंस के मामलात हैं, जो इनकी मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं, जो अक़लियतें इनसे तंग हैं, जो निचली ज़ात के हिंदू इनसे तंग हैं, जो तमाम तर मज़ाहिब के लोग, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, उन सब का जीना इन्होंने हराम कर रखा है। मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो 0/0 है।
और इससे पहले मैं आपको बता रहा था, प्रवीण स्वाने साहब की तरफ से कहा गया कि जी 91 से लेकर अब तक जो न्यूक्लियर असासे हैं उनकी तफसीलात या उनकी लिस्ट तो आपस में शेयर की जाती है, तो फिर पानी को आप किस तरह से दहशतगर्दी के साथ जोड़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी हम में से हैं, हम भी उन्हीं में से हैं। और वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर चाइना जब शामिल हो जाएगा तो फिर चाइना उसी तरह से भारत का पानी रोकेगा जिस तरह से पाकिस्तान का पानी भारत इस वक्त रोक रहा है, या आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा करना चाहता है। तो प्रवीण स्वाने उन चंद लोगों में से हैं जो समझ बूझ रखते हैं और भारत को आईना दिखाते हैं, हकीकत दिखाते हैं, और उस पर कान धरना या उस पर अमल करना अब ये मोदी सरकार का काम है, क्योंकि सूरत हाल बहुत ही इस वक्त नाजुक दिखाई देती है भारत के अंदर। इससे पहले कि ईरान की सिचुएशन जो ताज़ा डेवलपमेंट है उससे आपको आगाह करूँ, आपको बताता हूँ कि एक नितिन गडकरी साहब हैं, इनके वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं गालिबन, और ये आजकल ख़बरों में इन है जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, जो वहाँ पे एथनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है, उसकी वजह से लोग तंग हैं, सड़कों पे जगह जगह घट्टे दिखाई देते हैं। लेकिन उनका बयान जिसमें वो कहते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि हमें कुछ महीनों के लिए नितिन गडकरी को हवाले कर दो ताकि दुबई या यूएई की हालत को बेहतर कर दिया जाए। ये बयानात ज़रा सुनिए, इस वक्त चल क्या रहा है और वो क्या दावा करते थे और मीडिया किस तरह से उन्हें आईना दिखा रहा है, ज़रा देखिए, नज़र डालिए। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अब आते नाज़रीन ईरान के मुद्दे की तरफ। एक तो 20 घंटे से भी कम वक्त में या 24 घंटे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। 20% वो कह रहे थे कि जी टैक्स देना होगा उन तमाम जहाज़ों को जो कि आपने हुर्मुज़ से गुजरेंगे, और ये एक इंतहाई अहमकाना बयान लग रहा था क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फीस थी, इतना ज़्यादा टैक्स था जो कि नाकाबिले यकीन था या बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, जिसके ऊपर IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से तंज़िया तौर पर कहा गया था कि भाई ये यकीनी तौर पर टैक्स तो लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें टैक्स देगा तो हम इससे कई गुना कम टैक्स वसूल करेंगे और उससे सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे। लेकिन ईरान इस चीज़ पे बज़िद है कि अगर आपने हुर्मुज़ से कोई गुजरेगा तो सभी टैक्स देंगे, और अगर नहीं देगा तो फिर ईरान भी इसमें टैक्स नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी इस पूरी दुनिया के जहाज़ यहाँ से गुजर सकते हैं, सिर्फ उन्हें इन्वेस्टमेंट जो है इसके बदले अमेरिका में करनी होगी। जो टैक्स वो उन्होंने कहा था 20% लेने का, उस टैक्स के बयान से वो पीछे हट चुके हैं, उससे यू टर्न ले लिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान या उसके जो साथी हैं या उसके रुफ़का हैं या उसके सपोर्टर्स हैं उन्हें टैक्स अलबत्ता देना पड़ेगा। तो ये खींचतानी इस वक्त जारी है। सऊदी अरब के ऊपर हौसी बागियों ने हमले किए और फिर उसका जवाबी वार किया। सना एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया सऊदी अरब की तरफ से, और सऊदी अरब ये भी दावा कर रहा है कि उन्होंने बहुत से जो हौसियों के मिसाइल थे उन्हें नकारा बना दिया। खबर ये आ रही है कि अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। IRGC जो है वो मुसलसल सरप्राइजेस दे रहा है अपने मुखालफिन को, इजराइल को, अमेरिका को, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल ये कहता है कि भाई हम तो बराह रास्त इस जंग के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। यानी कि अब उन्होंने अमेरिका को इस जंग में झोंक के डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप करके इस जंग में फंसा दिया है। अरब ममालिक को ईरान से लड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कुछ सहूलतकार हम देख रहे हैं अरब ममालिक में, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि UAE भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है। ये वो ममालिक हैं जो कि सहूलतकारी का काम कर रहे हैं और उन्हें शदीद हमलों का सामना करना पड़ रहा है ईरान की तरफ से। और ताज़ा जो बहरी जहाज़ हैं जो उन्होंने ईरान ने करके दिखाया कि भाई जो हमारी इजाज़त के बगैर या हमारी साथ ताबून किए बगैर या हमें इन्फॉर्म किए बगैर आपने हुर्मुज़ से गुजरेगा, उस जहाज़ का यही हाल होगा जो इस जहाज़ का हुआ है। और इस ताज़ा हमले के अंदर एक भारतीय भी मारा गया और इसके ऊपर समन जारी किया गया ईरानी सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा भारत की तरफ से तलब करके।
और ये जो जंग है, जो शिद्दत है, इसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। साथ में ख़बर ये भी आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने के लिए मोबाइल्स को हैक किया गया और उनकी लोकेशंस को ट्रेस किया गया, उन फ़ौजियों को, और उनको निशाना बनाया गया अपने ड्रोन्स के ज़रिए, जिस पर आपको गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको ख़बर दी थी कि अमरीकी फ़ौजियों ने अपने सीनियर्स को तनकीद का निशाना बनाया कि भाई आपने हमें जानबूझ के ईरान के सामने धकेल दिया और हमारी सिक्योरिटी का कोई वहां पर बंदोबस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल ईरान के पास पूरी तरह से रशिया और चाइना की सपोर्ट हासिल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारी तरफ से चाइना के लिए चाइना के लिए इस रास्ते को, अपने हुर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को क्लियर किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि अगर चाइना के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। एक तो आपने हुर्मुज़ के हवाले से, और जब उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि उनका प्लान क्या है, तो वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हमले मज़ीद तेज़ होने जा रहे हैं और इसमें मज़ीद शिद्दत आने जा रही है। ये दोनों बयान सुनिए। Protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me 25 years ago. It bothered me. During my first term, I was doing things like you have to invest in the United States. But by doing it that way, there's no fee. They're investing and they're getting a return on their money, and it's good. But they're going to be making massive investments into the United States, and I like that much better. Do you anticipate that the strikes we're seeing this week against Iran will expand? Are you considering hitting energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges, unless they get to the table and negotiate. नाज़रीन, साथ में आपको ये दिखाता हूँ, IRGC की तरफ से एक और वीडियो जारी की गई है। ज़ेरे ज़मीन अपने तमाम तर जो तनसीबात हैं, जो अस्करी उनके असासे हैं, जो सरप्राइजेस जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने दुश्मनों को हैरान कर रहे हैं, जिसमें अभी उनके पास बहुत कुछ मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि हमने अगले 10 साल भी अगर ये जंग उन्हें लड़ना पड़े और उनके ऊपर कोई इसी तरह से, जिस तरह से जारियत मुसल्लत की जा रही है, की जाती रहे, तो वो उसका जवाब देने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ईरान जो सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं, आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन के मौके पे, उनकी नमाज जनाजा के मौके पे एक नया मोमेंटम देखा गया है। और यही जो ताकत है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये IRGC या पासदारान इनकलाब की कार्रवाइयों में भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले MOU जो है उसके ऊपर काम तेज़ी से जारी था, लेकिन जो तदफीन का प्रोसेस था उसके अंदर हमने देखा कि जो अस्करी क़यादत है, जो कि एग्रेसिवली प्ले कर रही है और वो नहीं चाहती कि कोई मुआहिदा हो जब तक वो बदला न ले लें। और उसी बदले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बताना पड़ा कि भाई अगर आपने मुझे निशाना बनाया तो फिर 1000 से ज़्यादा जो मिसाइल हैं वो ईरान का रुख करेंगे, और उसके लिए अहकामात जारी किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ पाया जाता है। साथ में एक गुज़श्ता रोज़ और भी अहम खबर सामने आई थी महमूद अहमदीनेजाद के हवाले से, जो साबिक सदर रहे हैं लगभग 2003 से या 2005 से 2013 के दरमियान वो ईरान के सदर रहे हैं। ज़ाती तौर पे उनकी शख्सियत जो है वो एक अच्छी शख्सियत के, डाउन टू अर्थ शख्सियत थे, लेकिन उनके ऊपर इज़राइल की तरफ से और वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस रिजीम चेंज के प्लान का हिस्सा थे और वो इज़राइल की खुफिया एजेंसीज़ के साथ राबते में थे। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, जिसका जवाब भी है महमूद अहमदीनेजाद की तरफ से आया है। और ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो आखिरी रसूमात थी उस तदफीन के प्रोसेस में या नमाज जनाजा में या उन जुलूसों में महमूद अहमदीनेजाद मौजूद थे, शरीक थे, और उनका रद्द-ए-अमल आया है कि उनके ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं इज़राइल के या अमरीकी अखबार के, अमरीकी मीडिया के, वो सरासर झूठ हैं और गलत हैं। लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल बहुत संजीदा हैं और इसके ऊपर जो आपस की फूट है वो पैदा करने की कोशिशें बहरहाल की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और अब ये $80 फ़ी बैरल से बढ़कर लगभग $87 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी हैं। सोने की कीमतें नीचे जा रही हैं। जो फॉरेक्स मार्केट हैं उसमें इस वक्त तूफ़ान दिखाई देता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त मंदी का शिकार है इसी जंग के असरात के बायस, और सऊदी अरब ने हौसियों की जानिब से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए हैं। सऊदी अरब भी
यकीनी तौर पे अब काफ़ी तहम्मुल से अब तक उसने मुजाहरा किया, लेकिन हौसियों को उसकी तरफ से निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। बहरहाल जो ईरान है उसका यह कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर अपने हुर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज की तरफ से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुआहिदा ना किया गया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। साथ में ट्रंप का नेतन्याहू से शाम और लुबनान से अफवाज को निकालने का मुतालबा। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर वो मज़ीद हमले तेज़ करेंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि शाम और लुबनान से इजरायली फ़ौजों को बाहर निकाला जाए ताकि जो बुनियादी तौर पे वायलेशन हो रही है MOU की उसको रोका जा सके, क्योंकि अभी तक बड़ी भारी कीमत डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इस जंग की चुका चुका है और अमेरिका को शायद ये समझ आ रही है कि इजराइल उन्हें इस जंग में फंसाकर खुद बैकफुट पर चला गया है और जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पे भी, माली तौर पे भी और अस्करी तौर पे भी बहुत ही भारी कीमत है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या नताइज निकलते हैं। बहरहाल पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है बैकडोर राब्तों के ज़रिए कि इस आग को बुझाया जा सके, इस जंग को रोका जा सके, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया इसके असरात का, इसके जो हिद्दत है उसका सामना कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन अभी इसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों की पेशकश से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।